देश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। चार बड़ी खबरों की बात करते हैं जो इस बुलेटिन में आपको हम विशेष तौर पर दिखाएंगे, क्योंकि आज ये खबरें दिन की बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कांग्रेस से जुड़ी। कल दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है जिसके लिए कई दिग्गज दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने आज हल्ला बोला। वहीं 8 जुलाई को पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर मंत्री मेघवाल ने तैयारियों का जायजा लिया है। इसके अलावा आज लोगों ने जल भराव को लेकर कहां पर जल सत्याग्रह किया, यह खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की कल बड़ी बैठक होनी है। राजस्थान चुनावों को लेकर कांग्रेस की कल होने वाली बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला इस बीच लगातार चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल होंगे। प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा दिल्ली में मौजूद हैं, इस वक्त पहले से ही मौजूद हैं। वहीं सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी, भंवर जितेंद्र सिंह भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। रघुवीर मीणा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेंद्रजीत मालवीय भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली। वहीं गोविंद राम मेघवाल, राजेंद्र यादव, हरीश चौधरी आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। रघु शर्मा, मंत्री शकुंतला रावत, स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, धीरज गुर्जर भी दिल्ली पहुंचेंगे। रमेश चंद्र मीणा, रामलाल जाट, भजनलाल जाटव भी दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्री प्रमोद जैन भाया कल सुबह दिल्ली आएंगे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो कल होने वाली यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार राजस्थान से दिल्ली के लिए जारी है। और जहां तक बात मुख्यमंत्री की, क्योंकि उनके पैरों में चोट आई हुई है, इस वजह से वो वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के जरिए इस मीटिंग में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और तमाम राजस्थान कांग्रेस के बड़े चेहरे इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और भावी रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई जाएगी और कई मसलों पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस कल की मीटिंग को लेकर माना जा रहा है कि कई मसलों पर बात होगी और जो भी बातें हैं, जो भी विषय और मसले हैं, जो भी उलझने हैं, उनको सुलझाने की कोशिश पार्टी आलाकमान की तरफ से की जाएगी। इधर बीकानेर के खाजूवाला से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। करंट लगने से 20 साल का यह युवक झुलसा है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरें आपके सामने। गोल लाल रंग के इस घेरे के अंदर देख सकते हैं कैसे ये युवक, जो मिस्त्री का काम कर रहा था, एक मजदूर है, दीवार पर चढ़कर अपने काम को अंजाम दे रहा था, लेकिन विद्युत लाइन की चपेट में अचानक ये आ गया और उसके बाद ये नीचे गिर पड़ा। पीबीएम में रेफर किया गया अस्पताल में। वार्ड नंबर 14 निवासी मुनसफ के रूप में इसकी पहचान हुई है। और अभी ये पूरी घटना जिस तरह से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, अभी फिलहाल पीबीएम के आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 18 की ये घटना है। और इधर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से लापता हुई छात्रा को चेन्नई से दस्तयाब कर लिया गया है। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। वहीं पूरे मामले में पूरे बाजार को भी बंद रखा गया। दोनों को ढूंढने में बीकानेर की पुलिस के साथ ही तमिलनाडु पुलिस की बड़ी भूमिका भी रही है। और अब छात्रा को चेन्नई से बीकानेर लाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। श्री डूंगरगढ़ से लापता छात्रा चेन्नई से दस्तयाब। महिला टीचर के साथ नाबालिग छात्रा बरामद। धरना प्रदर्शन, बाजार बंद और फिर हंगामा। बीकानेर और तमिलनाडु पुलिस ने की कार्रवाई। श्री डूंगरगढ़ की एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली निदा बहलीम 30 जून को स्कूल आने के बजाय अपनी एक नाबालिग स्टूडेंट के साथ फरार हो गईं। शाम तक दोनों के घर वालों ने तलाश की, लेकिन दोनों नहीं मिली। नाबालिग छात्रा के परिजनों ने मामले को लेकर टीचर निदा बहलीम और उसके 2 भाइयों जावेद और नावेद पर नाबालिग को अगवा करने का केस दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद से ही लोगों में घटना को लेकर आक्रोश था। लोगों ने थाने का घेराव कर दोनों को दस्तयाब करने की मांग की। ऐसा है कि अभी हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना मिली है कि लड़की मिल चुकी है, लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन उस लड़की को ला करके और हमें दस्तयाब करके और परिजनों को सुपुर्द नहीं कर दिया जाए, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
इतना ही नहीं, मामला इतना बढ़ा कि बाजार को भी बंद करवा दिया गया, लेकिन 4 दिन तक पुलिस दोनों का पता नहीं लगा पाई, जिसके बाद लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा कर दी। इस बीच लापता नाबालिग छात्रा और उसकी महिला टीचर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कही। नाबालिग लड़की ने भी वीडियो में कहा कि वो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से टीचर के साथ आई है। हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रहते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने वीडियो जबरदस्ती बनवाई है मुझसे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद ने ये फैसला किया है कि हम ये वीडियो बनाएंगे और सबकी गलत फहमी दूर करेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम अपनी मर्जी से आए हैं। वीडियो में वो कह रही है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकती, लेकिन नाबालिग लड़की के परिजनों का आरोप है कि ये सब दबाव में कहा गया है। इस वीडियो के आने के बाद लोगों में और आक्रोश बढ़ गया और लोग बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है। संगीता बेनीवाल ने बीकानेर एसपी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। हमारे हिंदू समाज की बच्ची को डूंगरगढ़ में जबरदस्ती बुला बुखला के ले गए मोमडन समाज के लोग, और इनकी यही नीति रहती है। इस विरोध में हिंदू समाज सारा एक होके पूरे राजस्थान में विरोध करेगा। राजस्थान में भी यदि बच्ची बरामद की नहीं हुई सही सलामत, तो पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। बाल आयोग ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया। स्वयं बीकानेर पुलिस अधीक्षक से टेलीफोन पर वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी श्री डूंगरगढ़ पहुंचकर सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद धरने पर बैठे लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही हाईवे पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते हाईवे पर एसटीएफ और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन भी पूरे तरीके से सक्रिय हो गए हैं। हिंदू जागरण मंच के संयोजक जेठानंद व्यास ने कहा कि वीडियो में मामला कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये किसी गिरोह का काम है और मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ की एसपी, यहाँ के आईजी को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए। बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। ये संज्ञान में है पुलिस के, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे, और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और हम खुद संघर्ष में रहेंगे। कि जो ये वीडियो आ रही है, ये तीसरा व्यक्ति वीडियो जो बना रहा है वो कौन है, उसकी जांच की जाए। तो हमें जो है इसमें कि इसमें एक बहुत बड़ा पीछे ग्रुप शामिल है और ये लव जिहाद का विषय बनता है। केवल इसको एक ये घुमाया जा रहा है कि ये दो समलैंगिक दोनों लड़कियां अपने आप गई है, सहमति से गई है। मैं ये नहीं मानता। वहीं दोनों के दस्तयाब होने के बाद आईजी ओम प्रकाश ने पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। इस बीच श्री डूंगरगढ़ में भी तनाव बरकरार है। थाने के बाहर धरने पर अभी भी लोगों की भीड़ जमा है और श्री डूंगरगढ़ का पूरा बाजार बंद है। पहले दिन से ही बीकानेर पुलिस इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ले रही थी और हमारी टीमें विभिन्न राज्यों में काम भी कर रही थी, स्टेट में भी काम कर रही थी, साइबर टीम भी काम कर रही थी। और केरला पुलिस से पहले हमने मदद ली, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस से मदद ली, और आज तमिलनाडु पुलिस की मदद से हमारी टीम जो वहाँ डीवाईएसपी कैंप कर रहे हैं उनको चेन्नई से दस्तयाब किया गया है और पुलिस सुरक्षा में उनको यहाँ लाया जा रहा है। लाने के बाद जो भी तथ्य हैं उनमें अन्वेषण किया जाएगा और कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लापता छात्रा के चेन्नई में मिलने के बाद प्रशासन और लोगों को राहत की सांस मिली है, लेकिन लोगों ने कहा कि जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल दोनों के बीकानेर आने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। इधर राजस्थान नियमों की ताक पर रखकर राजस्थान में शराब की बिक्री की जा रही है। आलम यह है कि 2015 साल से लेकर 2023 सन तक अल्कोहल के सैंपल तक नहीं लिए गए। इसका मुख्य कारण आबकारी और रसद विभाग के अधिकारों का बंटवारा नहीं होना बताया जा रहा है और ऐसे में जन स्वास्थ्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकारी हुक्मरान गंभीर नजर नहीं आते हैं। स्वास्थ्य से खिलवाड़, कौन है जिम्मेवार? राजस्थान में शराब बिक्री, कौन लेगा सैंपल?
आबकारी रसद विभाग में उलझन, 2015 से क्यों नहीं लिए सैंपल? आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी तरह के खाद्य और पेय पदार्थ की बिक्री के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग का लाइसेंस अनिवार्य किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशक प्रवर्तन की ओर से जारी निर्देशों में कहा कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स का व्यवसाय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के दायरे में है। इस आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी शराब की दुकानों की सैंपल लेकर जाँच कर सकेंगे, लेकिन सामाजिक और RTI एक्टिविस्ट छगन लाल चंदेल ने बताया कि 2015 से 2023 तक प्रदेश में इस नियम के तहत एक भी सैंपल नहीं दिया गया। फूड सेफ्टी अधिनियम 2015 इसके अंतर्गत ये स्पष्ट प्रावधान है कि खाद्य पदार्थ जो पेय उनके नमूने समय समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ये लेते रहते हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पेयजल यानी जैसे अपने घी के डब्बे हुए, घी के हैं, तेल के नमूने हैं, दूध के नमूने हैं, घी, पनीर, इनके तो नमूने लेते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी। लेकिन इस एक्ट में शराब उसको भी शामिल किया गया, पेयजल यानी एल्कोहल को भी शामिल किया गया। लेकिन आज दिन तक आबकारी विभाग ने किसी भी शराब की दुकान से कोई सैंपल नहीं उठाया और कभी ये नहीं कहा कि हमने इस दुकान पे जाके जांच की। वहीं इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा ने कहा कि अल्कोहल व्यवसाय फूड सेफ्टी अधिनियम के दायरे में है, लेकिन अभी सरकार के स्तर पर आबकारी और रसद विभाग के अधिकारी का बंटवारा नहीं होने से कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी तय होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अल्कोहल फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आती है और इसमें अभी क्या है कि डायरेक्शंस नहीं है, क्योंकि ये आबकारी में भी आता है और फूड सेफ्टी में भी इसको नया एक्ट लागू हुआ है खाद्य सुरक्षा कानून 2011 के अंतर्गत इसको कवर किया है। लेकिन अभी तक कोई, क्योंकि राजस्थान लेवल पे ये डायरेक्शंस होती हैं, तो स्टेट लेवल पे अगर डायरेक्शन होती है तो उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो अभी हमारे जिले बांसवाड़ा और राजसमंद में कोई तरह की कोई सैंपलिंग, फूड सैंपलिंग की कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि उधर आबकारी विभाग के अधिकारी विवेकानंद शर्मा ने बताया कि समय समय पर आबकारी विभाग के निरीक्षक शराब के सैंपल लेते हैं और उन्हें जांच के लिए आबकारी लैब भेजा जाता है। वहीं डिस्टिलरीज में भी एक जांच अधिकारी होता है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही अल्कोहल की पैकिंग और सप्लाई होती है। हमारी शराब की दुकानों का लगातार हमारे निरीक्षकों को द्वारा और हमारे द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जाता है। उस निरीक्षण के समय हमको जो भी डाउटफुल लगता है हम उसके सैंपल लेके हमारी जो प्रधान कार्यालय में रासायनिक प्रयोगशाला है उसमें हम भेजते हैं और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये शराब नकली है या हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स हैं उसके अनुसार है। उसकी सैंपलिंग हमारे पास आ जाती है और अभी तक ऐसा कोई प्रकरण, हमने पिछले वर्ष भी जो जितने भी सैंपल्स लिए थे, ऐसा कोई प्रकरण हमारे समक्ष नहीं आया है जिसमें कोई नकली शराब या कोई मिलावटी शराब पाई गई है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब मेडिकल डिपार्टमेंट में से ड्रेस और फूड सेफ्टी को लेकर एक नया विभाग बनाया जा रहा है, जो प्रदेश में सभी तरह के खाद्यों की जांच सैंपल ले सकेगा। लेकिन सरकार की कछुआ चाल से अभी ये दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अल्केश सनाड्य की रिपोर्ट। कांग्रेस सरकार पर हमेशा जुबानी हमला करने वाले बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के गांधी परिवार को गहलोत ने कैप्चर कर रखा है और आज अंदर खाते गांधी परिवार गहलोत के नीचे है। सचिन पायलट का कुछ नहीं होने वाला, वो अपना समय पास कर ले वही बहुत है। कांग्रेस तो अपने आप में ऐसे बैठी है, दोनों पैर पे पैर रख के, टांग पे पैर रख के, कि जैसे कि उन्हीं की सत्ता और ये सत्ता उनकी ही गुलाम है और सत्ता उनके कदमों में है। इस प्रकार से अहम में जो आज कांग्रेस है, इसका जो घमंड है आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा।
भरतपुर के कुम्हेर तहसील में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने उन पर उस वक्त लाठियां भांजी जब वो कुलपति को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया और इस दौरान जब छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया और जमकर उन्हें खदेड़ा। छात्रों का कहना है कि हाल ही में बीएससी के परिणामों में खामियों और फीस वृद्धि के खिलाफ कुलपति को ज्ञापन देने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और गेट पर ही रोक लिया। उसके बाद जब वह प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। इस दौरान कई छात्र घायल भी हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। रिजल्ट की कामयाबी जो आई है, बीएससी में सारे छात्र कर दिए गए, उसको लेके हम लोग इसी हिसाब से मिलने आए थे, ना कि कोई प्रदर्शन करने आए थे। वहाँ पे शांतिपूर्वक हम मिलना चाह रहे थे और हमें नहीं मिलने दिया गया। टोंक जिले के डोडवाड़ी में शंकर मीणा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 10 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस दौरान क्राइम ब्रांच, SIT और पीपलो पुलिस का जाब्ता आरोपियों के साथ मौजूद रहा। आपको बता दें कि शंकर मीणा हत्याकांड में 14 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज है। कल ही SIT ने 8 आरोपियों को पकड़ा था। मामले की जांच क्राइम ब्रांच SIT कर रही है। SMS हॉस्पिटल में अनशन कर रही सामाजिक कार्यकर्ता पूजा छाबड़ा से शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने मुलाकात की। कल्ला ने पूजा से बातचीत कर उनकी मांगों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि छाबड़ा की जायज मांगों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, उनकी मांगों पर हल निकाला जाएगा। पूजा जी की कुशल क्षेम पूछने आया था और जो उन्होंने बिंदु बताए हैं उन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे। मैं एक कमेटी जो आबकारी विभाग के अंतर्गत है उसमें कई बार मेंबर के रूप में, स्पेशल इन्वाइटी के रूप में आते रहते हैं और मद्य निषेध के बारे में ये काम कर रही हैं। 11 पंचायतों को इन्होंने वोटिंग करवा करके शराब मुक्ति दिलवाई है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। SMS अस्पताल में महिला रेडियोग्राफर के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग में कार्यरत करीब आधा दर्जन महिला रेडियोग्राफर ने रेडियोग्राफर अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला रेडियोग्राफर्स की शिकायत में किसी न किसी बहाने छेड़छाड़, अपशब्दों का इस्तेमाल, ACR खराब करने की धमकी, पूर्व में की गई शिकायतों को दबाने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जानकारी मिलने के साथ ही अस्पताल प्रशासन एक्शन मोड में है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने पूरे प्रकरण को महिला उत्पीड़न कमेटी को भेजा है और इसके साथ ही प्रशासनिक एक्शन के लिए अलग से कमेटी का गठन किया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि महिलाएं इससे पहले भी अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दे चुकी थी, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने उच्चाधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का कहना है कि उत्पीड़न की शिकायत मिलने के तत्काल बाद ही कमेटियों का गठन किया गया है। जो हॉस्पिटल है उसमें से कुछ जो रेडियोग्राफर हैं, जो छोटे लड़कियां हैं, उसमें जो जूनियर, उनके द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि भी उनका कुछ अटेंडेंस को लेकर के जो वहाँ पे जो उनके अधिकारी हैं, उसका जो उनके अधीक्षक लेवल पे वो उसको उनके अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको जो सैलरी का इशू बन रहा था और उनसे शायद कुछ कहासुनी भी उनकी हुई होगी। जो इस तरह की शिकायत जो रिटर्न में उन्होंने मेरे को शिकायत करी, उस आधार पे कमेटी का मेरे द्वारा गठन किया गया कि इस पूरे मामले की तहकीकात किया जाए और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस आधार पे हमने आगे भी कार्रवाई की, जिसमें कि ये भी बात है कि उन्होंने कहा कि कुछ उन्होंने अगर तेजी में बुलाए, आप शब्द भी कहें, तो इसके लिए भी इस मामले को हमने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटरनल सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, उसको भी जांच करने के लिए लिख के दिया है। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां SMS ट्रॉमा में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी पहुंचे। साथ में प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रही। अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम पूछी, हालचाल जाना, महिलाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया, ये आरोप CP जोशी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजय राहटकर सह प्रभारी राजस्थान और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने मुलाकात की। इससे पहले आपको बता दें कि दिया कुमारी बीजेपी सांसद वो भी गई थी
SMS अस्पताल, जहां पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, महिला कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। और इस बीच सीपी जोशी ने आरोप लगाया कि अपराधियों जैसा व्यवहार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया गया है। शासन और प्रशासन का बर्ताव था, मुझे लगता है अपराधियों के खिलाफ शायद इस प्रकार का बर्ताव करते तो अपराध रुकता। अपराधियों के आप साथ खड़े रहते हो और जो अपराध के खिलाफ बोलता है उनका अपराधियों और आतंकवादियों जैसा व्यवहार उनके साथ होता है। हमारी मातृशक्ति के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया गया, हम सब लोग उसकी निंदा करते हैं। किस प्रकार से सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों ने इनके साथ बुरा बर्ताव किया। आज कई जख्मी हैं यहाँ और SMS में और राजस्थान हॉस्पिटल में। अगर राजस्थान की सरकार, आपको इतनी ही तकलीफ है तो क्यों नहीं 4.5 वर्ष आपकी नींद जागी और आप इस प्रकार से अपराध को रोकने का प्रयास आप लोगों ने किया। मुझे सरकार को पूछना है, इतनी कैसी डरी हुई ये सरकार है? आते हैं तो सामने सामने आके महिलाओं के साथ आप लड़ते थे। जिस तरीके से आपने सिविल ड्रेस में आके महिलाओं के साथ व्यवहार किया है, वो व्यवहार भी बहुत बुरा किया है, जिसके लिए बोलना भी हमारे लिए शर्म की खराब बात है। आप आते तो सिविल ड्रेस पे आते और इस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार करते। पुरुष भी पुलिस और महिला पुलिस भी दोनों भी सिविल ड्रेस में आई थी, जो कि समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं। जयपुर में नाबालिग को अगवा कर धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के मामले में बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पीड़िता से मुलाकात की है। संगीता बेनीवाल पीड़िता से मिलने के लिए आज गांधीनगर स्थित राजकीय बालिका गृह पहुंची और मामले के बारे में जांच की। संगीता बेनीवाल ने बताया कि फिलहाल काउंसलिंग के बाद किशोरी पढ़ना चाहती है। संगीता बेनीवाल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चियां भ्रमित हो रही हैं और आए दिन ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आयोग अब सख्त कदम उठाएगा। जो 16 वर्षीय बच्ची के बात सामने आई थी, तो उस बच्ची से मैंने आज यहाँ बालिका गृह में मुलाकात की। काफ़ी विस्तृत में बच्ची से बात की। बच्ची पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट है। जिस तरह से बताया कि 10वीं कक्षा में भी 90% लेकर वो उत्तीर्ण हुई थी और 12वीं कक्षा में उसकी माताजी का भी कुछ समय पहले ही देहांत होने की वजह से वो परीक्षा में नहीं बैठ सकी और बच्ची कुछ भ्रमित हो गई थी किसी लड़के से संपर्क में आने की वजह से। परंतु अब बच्ची से बातचीत की हमारे यहाँ की बाल कल्याण समिति ने और यहाँ के स्टाफ ने बहुत ही अच्छी बच्ची की काउंसलिंग की है कि बच्ची कहना चाह रही है कि मैं वापस घर जाकर पढ़ाई करूंगी। मैं अपने फादर की सबसे फेवरेट बच्ची थी। जयपुर में विदेशी महिला पर्यटक से छेड़खानी के मामले में बीकानेर में आपको बता दें पकड़े गए आरोपी कुलदीप सिसोदिया को जयपुर पुलिस लेकर आई है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद बीकानेर में जाकर स्कूल में हासिल की टीचर की जॉब और 15 जून को महिला पर्यटक के साथ ये छेड़खानी की थी और जो वीडियो सामने आया था 19 दिनों बाद सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ था और पकड़े जाने के डर से आरोपी टीचर ने पहचान छिपाने का प्रयास किया। ब्रिटिश महिला ने जयपुर पुलिस को धन्यवाद दिया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। के पश्चात में विक्टिम पीड़िता जो है ब्रिटिश नागरिक उससे संपर्क करने का प्रयास करते हैं, पर क्योंकि फ़ोन बंद था तो उससे संपर्क नहीं हो पाता। फिर अन्य माध्यमों से कंप्लीट वीडियो प्राप्त करते हैं जिसमें आरोपी की स्पष्ट फोटो और एक पर्टिकुलर वीडियो में आरोपी अपना नाम भी बताता है। उस फोटो और नाम के आधार पर राजस्थान के जो समस्त ग्रुप्स थे जिसमें टूरिस्ट पर्यटन गाइड हो गए, पर्यटन के सहयोगी रह गए, उन सबको समस्त थानों को भिजवाया गया। तो इसकी पहचान 12 में कुलदीप सिंह सिसोदिया के रूप में होती है। फिर उसके बारे में डिटेल जानकारी ली जाती है। तो ये शिक्षक के रूप में काम कर रहा था जो पूर्व में सीकर प्रिंस स्कूल में, 12 में, अलग अलग स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का अध्यापक रहा हुआ था और वर्तमान के अंदर घटना के पश्चात इस नोखा में जैन कॉलेज में जाकर के अध्यापक के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और इसी खबर के साथ प्रदेश